इंडिया के उत्तरकाशी जिले में नेशनल हाईवे 134 को जोड़ने के लिए सिलक्यारा बैंड बारकोड टनल को बनाया जा रहा है। इस टनल प्रोजेक्ट को बनाने का काम नवयुग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NECL कंपनी के पास है और इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL की निगरानी में किया जा रहा है। NHIDCL ये कंपनी फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन है। इस कंपनी का पर्पज है डेवलपमेंट और नेशनल हाईवे को मेंटेन करना। 12 नवंबर 2023 सुबह के 5:30 बजे सिलक्यारा बैंड बारकोड टनल के कंस्ट्रक्शन के दौरान टनल का एक हिस्सा अचानक से ढह जाता है, जिससे उसमें काम कर रहे 41 वर्कर टनल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये 41 वर्कर उस वक्त टनल के अंदर रिफ्ट प्रोफाइलिंग का काम कर रहे थे। ये इंसिडेंट सिलक्यारा पोर्टल इंट्रेंस से लगभग 265 मीटर अंदर होता है। टनल की ढहने की वजह से तकरीबन 60 मीटर लंबी मलबे का एक ब्लॉकेज हो जाता है और ये 41 वर्कर अंदर फंस जाते हैं। ये टनल का कंस्ट्रक्शन 4 धाम 2 लेन हाईवे प्रोजेक्ट में आता है। करंटली इस प्रोजेक्ट का काम उत्तराखंड में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन 27 दिसंबर 2016 में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट लगभग 12,000 करोड़ है। इस हाईवे प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद 4 जगहों को कनेक्ट करना है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये प्रोजेक्ट लगभग 900 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट है जो 4 हिंदू पिलग्रिमेज साइट को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 70% काम कंप्लीट हो चुका है। लगभग 224 किलोमीटर हिस्सा ही बचा है। सिलक्यारा बैंड बारकोड टनल की लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है और इस टनल से रास्ते को लगभग 20 किलोमीटर कम किया जा सकता है। इस इंसिडेंट के बाद घटना का कारण जानने के लिए उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जियोलॉजिस्ट की टीम को लोकेशन पर भेजा जाता है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर, टनल के अंदर कोई भी एस्केप शाफ्ट नहीं होता है। इमरजेंसी में निकलने के लिए किसी भी टनल को जब बनाया जाता है तो उसमें एस्केप शाफ्ट बनाया जाता है इमरजेंसी में या जियोलॉजिकल फॉल्ट की वजह से बाहर आने के लिए। जियोलॉजिकल फॉल्ट का मतलब होता है पत्थरों में फ्रैक्चर और डिसकंटिन्यूटी की वजह से पत्थरों का डिस्प्लेसमेंट हो जाना। लेकिन इस टनल में ऐसा कुछ नहीं था। अगर एस्केप शाफ्ट होता तो ये वर्कर अंदर नहीं फंसते। सरकारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी टनल 1.5 किलोमीटर से लंबी होती है उसमें एस्केप शाफ्ट का होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये टनल की लोकेशन हिमालय के मेन सेंट्रल ट्रस्ट पर है, जो एक मेजर जियोलॉजिकल फॉल्ट है। आमतौर पर यह जगह शेयर जोन के रूप में माना जाता है। शेयर जोन का मतलब जमीन का वो हिस्सा जो पतला और जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है। हेवी कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ चट्टानों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पड़ा, जिसकी वजह से ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रॉक डिफॉर्मेशन हो गया। टनल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के द्वारा इस जियोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी का अनुमान नहीं लगाया गया था, जबकि हिमालय दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। इसका निर्माण लगभग 45 मिलियन साल पहले 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलाइजन से हुआ है। ये एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। हिमालय के इस रीजन में अलग अलग पत्थर का मिक्सचर है और उन पत्थरों की अलग अलग स्ट्रेंथ है। हाल के दशकों में कंस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ लैंडस्लाइड की भी समस्या बढ़ती जा रही है। टनल बनाने वाली इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंट जर्मन ऑस्ट्रेलियन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी बर्नार्ड ग्रुप ने अगस्त में कहा था कि जियोलॉजिकल कंडीशन इस जगह पर ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। कंस्ट्रक्शन का काम सिलक्यारा साइट से लगभग 2340 मीटर और बारकोड के साइट से 1600 मीटर कंप्लीट हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी को इन्वॉल्व किया गया। इस ऑपरेशन में 2 टनल बोरिंग मशीन तैनात की गई। इस रेस्क्यू मिशन में सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कंप्रेस एयर पाइप को मलबे में ड्रिल की जाती है, ताकि ट्रैप वर्करों तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और वो सही से सांस ले सके। इसके अलावा 2 और पाइप को मलबे में ड्रिल किया गया। एक से खाने का सामान भेजा जा सके और दूसरा 6 इंच चौड़ा पाइप जिसका इस्तेमाल किया गया वर्करों को गर्म खाना देने और एंडोस्कोपिक कैमरा डालकर अंदर के हालात को जांचने के लिए। इसके बाद ऑपरेशन जिंदगी लॉन्च किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 41 ट्रैप वर्करों को बचाने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी 5 अलग अलग एजेंसी को दी जाती है: ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड और NHIDCL और तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। प्लान ये होता है कि ड्रिल करके एक पाइप के लिए जगह बनाई जाए जिसके थ्रू ट्रैप वर्कर रेंग कर बाहर आ सके। 16 नवंबर को दिल्ली से दूसरी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन को 3 अलग अलग पार्ट में डिसेंबल करके 2 हरकुलिस C-130 प्लेन से एयर लिफ्ट कराकर लाया जाता है। ये ऑगर मशीन का इस्तेमाल होल बनाने में और ड्रिलिंग सरफेस से मलबे को हटाने में किया जाता है। 17 नवंबर को डबरीज में ड्रिलिंग को रोक दिया जाता है क्योंकि टनल में क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है।
उसके बाद मेन टनल के पैरेलल एक और दूसरी टनल को बनाने का काम शुरू किया जाता है। 19 नवंबर को बीआरओ के द्वारा 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाया जाता है टनल के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए, जिससे टनल में ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग किया जा सके। 23 नवंबर को ऑगर मशीन और उसके माउंटिंग प्लेटफॉर्म को रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है। अब तक टनल के अंदर का 70% डबरीज को हटाया जा चुका था। 25 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है जब टनल में ड्रिलिंग करते वक्त ड्रिलिंग मशीन टूटकर डबरीज में फंस जाती है। इसके बाद ड्रिलिंग का काम रुक जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मलबे को तोड़ने और फंसे हुए वर्कर तक पहुंचने के लिए हथौड़े और छेनी जैसी मैनुअल चीजों का इस्तेमाल करने का फैसला लेते हैं। 27 नवंबर को अल्टरनेट मेथड वर्टिकल ड्रिलिंग को सिलकियारा एंड पर शुरू किया जाता है सतलुज विद्युत निगम के द्वारा। 28 नवंबर को रेड होल माइनर का इस्तेमाल किया गया बचे हुए मलबे को हटाने के लिए। रेड होल माइन मेथड में नैरो होल बनाया जाता है मैनुअली डिगिंग करके, जिसका इस्तेमाल कोल को बाहर निकालने में किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। वैसे रेड होल माइनिंग को अब बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे वर्कर की जान को खतरा होता है और इसका एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आखिरी एक यही उपाय बचा था। फाइनली 17 दिन के बाद 28 नवंबर को 8 बजे के करीब पहले वर्कर को टनल से निकाला जाता है। एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर टनल एंट्रेंस के बाहर स्टैंड बाय पर रहते हैं वर्कर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मुन्ना कुरैशी, वन ऑफ द रेड होल माइनर एक्सपर्ट, उस इमोशनली मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि जब उन्होंने आखिरी पत्थर हटाया और उन्हें देखा, उन्होंने हमें गले लगाया, हमें उठाया और हमारा शुक्रिया अदा करने लगे। मुन्ना कुरैशी कहते हैं कि हम पिछले 24 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं अपनी खुशी नहीं बता सकता, मैंने ये अपने देश के लिए किया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को मानवता और टीम वर्क का अद्भुत उदाहरण कहा। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि उत्तरकाशी में हमारे मजदूर भाइयों के बचाव अभियान की कामयाबी हर किसी को इमोशनल कर रही है। मैं सुरंग में फंसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है। देखिए, किसी भी टनल को बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग मेथड और दूसरा टनल बोरिंग मेथड। नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी सिलकियारा बारकोड टनल को बनाने के लिए ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग मेथड का इस्तेमाल कर रही थी। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग मेथड में चट्टानों को तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव और अदर मेथड जैसे गैस प्रेशर ब्लास्टिंग, पायरोटेक्निक का एक लिमिट में इस्तेमाल किया जाता है पत्थरों को तोड़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू एसपी सती, जो लीडिंग जियोलॉजिस्ट है और हेड है बेसिक एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट की वीर चंद्रा सिंह उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, वे कहती हैं कि हिमालय जैसी भूकंपीय रूप से सेंसिटिव जगह में टनल के निर्माण के लिए ड्रिलिंग और एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करना सही नहीं है। इस घटना की जांच के लिए उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य पंडित ने बताया कि टनल की छत गिरने के वेरियस रीजन है। उनमें से एक मेजर रीजन टनल के कंस्ट्रक्शन की स्पीड को तेज करने का है। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया है। इससे टनल के एक्सिस के आसपास का चट्टानी हिस्सा कमजोर हो गया और रीप्रोफाइलिंग वर्क के दौरान एक कमजोर शेयर जोन एक्सपोज हो गया, जिसके कारण चट्टानें गिरना शुरू हो गई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य पंडित आगे बताते हैं कि 8 महीने पहले ऐसी ही 2 और इंसिडेंट हो चुके हैं। रॉकफॉल मल्टीपल टाइम हो चुका है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर नहीं। 12,500 करोड़ की लागत से बनाई जा रही इस 4 धाम प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस रीजन में सड़कों को चौड़ा किया जाना था, जिससे हिमालय के इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पर इसका खतरनाक असर के कारण इस प्रोजेक्ट को 2018 में इकोलॉजी एक्सपर्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन डाली थी, जिसमें बताया था कि इस प्रोजेक्ट से कितना हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन्वायरमेंट पर। पिटीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी इन्वायरमेंटल डिजास्टर के बारे में बताया था कि इसके कारण इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट की वजह से इन्वायरमेंट कंसर्न को दूर करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। हालांकि पहाड़ी सड़कों की चौड़ाई पर कमेटी मेंबर भी डिसएग्री थे।
2020 में सुप्रीम कोर्ट को 2 रिपोर्ट सौंपी गई। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जोखिम भरे इलाके हैं उसमें रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए फैसले को चुनौती दी और तर्क दिया कि सड़क को पक्के और 10 मीटर की चौड़ाई के साथ 2 लेन के रूप में बनाना चाहिए। फिर 14 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम सड़क प्रोजेक्ट के लिए डबल लेन रोड को बनाने की अनुमति दे दी। 10 मीटर की चौड़ी सड़क मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सर्कुलेशन 2018 के परिपत्र का उल्लंघन था, जिसमें हिमालय की स्लोप को काटकर फुल फ्लेज रोड का निर्माण किया जा रहा था और 5.5 मीटर से ज्यादा की विड्थ निर्धारित नहीं की गई थी। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट पर भारी असर पड़ता है और फ्लड, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हिमालय जैसे रीजन में ऐसे हेवी कंस्ट्रक्शन करने का मतलब है ऐसे डिजास्टर को बुलावा